चल एक रॉड है, ये एक्सिस है, ठीक है, एल लेंथ का रॉड है, थीटा एंगल पे ऐसे, और ये घूम रहा, समझ में आया, थीटा पे ही घूम रहा, कोई दिक्कत? कितना से घूम रहा है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कोई दिक्कत? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ये पॉइंट सी है जहाँ पे ये हिंज किया हुआ है ना, यहाँ पे फिक्स जहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस पे वो पॉइंट क्या है? सी। तो आपको बताना है नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द रॉड अबाउट पॉइंट सी। स्टार्ट हो जाइए। चलो पहले गलत सॉल्यूशन, गलत सॉल्यूशन यही होता है कि जो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा को सब कुछ समझ के बैठा है, देखो वो क्या बनाएगा, वो बोलेगा कि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो अल्फा क्या है? अल्फा 0 है, और अल्फा 0 है तो वो क्या लिखेगा? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू 0। गलत सॉल्यूशन। हम आपको तब भी बताए थे कि ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ये सिर्फ टॉर्क का वो कंपोनेंट है जो एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पे सच में टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग नहीं है। दैट डजंट मीन कि टॉर्क ही नहीं है ना। तो कहां से चलना पड़ेगा? अगेन बेसिक से। और बेसिक क्या बोलता है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय dt। मतलब हमको सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा किसके अबाउट? सी के अबाउट, और फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब बच्चा बोलेगा सर एंगुलर मोमेंटम तो आप सिखाए थे आई ओमेगा होता है, और इस केस में इस रॉड के लिए आप एंगुलर मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताए हैं इस एक्सिस के अबाउट, याद है? ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। अरे बताया ना, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो ये तो L आ गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए सर, फिर ये सारा कांस्टेंट टर्म फिर 0 आ जाएगा। तो फिर अगेन आपको एक बात याद होगा कि ये एंगुलर मोमेंटम नहीं था। आई ओमेगा क्या था? आई ओमेगा क्या था? आई ओमेगा सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट था जो एक्सिस के अलोंग है ना। दिस इज नॉट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एक्चुअली द एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल है। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे मरोगे, एंगुलर मोमेंटम ये लिख के डिफरेंशिएट करोगे तब भी मरोगे। गलती कहां कहां होता है ये समझ में आ रहा है? अरे गलती कहां कहां होता है ये समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं बेसिक्स से चलो, एकदम बेसिक से चलो। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चल तो अब क्या करेंगे? तो पहले तो इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा सी के अबाउट। इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम सी के अबाउट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, ये आपका एक्सिस है, ये रॉड है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये एक्सिस है और ये रॉड है, ठीक। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। यहां से x दूरी पे चले जाते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं dx का। इसका मास क्या होगा? dm बराबर m/l dx। अच्छा ये रॉड ओमेगा से घूम रहा, ये रॉड ऐसे ओमेगा से घूम रहा, तो ये पॉइंट एक्सिस से कितना दूर होगा? x साइन थीटा, अरे होगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। कितना? होगा? अरे एक्सिस से दूरी और ओमेगा
और ये वेलोसिटी किधर होगा, अंदर के तरफ। तो इस छोटे से टुकड़े का छोटा सा एंगुलर मोमेंटम जो c के अबाउट होगा, dlc, वो कैसे लिखोगे, mrv, याद आ रहा है, m इंटू r क्रॉस v, r v, तो mrv का डायरेक्शन इस पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, तो v वेक्टर, r वेक्टर, c यहां है ना, तो r वेक्टर ये होता है और ये v वेक्टर होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो dlc का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अरे होगा, कितना होगा, मास m/l dx, r x v x साइन थीटा ओमेगा, और दोनों के बीच का एंगल r और v के बीच का एंगल 90, r v बीच का एंगल 90। तो लिखो m/l dx इंटू x, ये हो गया m r v एक्स स्क्वायर साइन थीटा ओमेगा। ऐसे ध्यान से देखो तो हर टुकड़े का एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में, करके देख लो आप। यहां टुकड़ा लोगे तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में, यहां जो टुकड़ा लोगे वो बाहर की तरफ वेलोसिटी है। अरे ये जो टुकड़ा, ये रॉड ऐसे घूम रहा है ना, तो यहां वाले का वेलोसिटी बाहर की तरफ, तो इसके लिए mrv कैलकुलेट करोगे तो अगेन ये r ये v, तो सारा का सारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, हर टुकड़े का डायरेक्शन किधर है, एक ही तरफ। तो क्या हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए? अरे सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, तो करो। तो क्या होगा, LC एंगुलर मोमेंटम अबाउट C, ये आ जाएगा आपका अच्छा L का वैल्यू कहां से कहां, -L/2 से L/2, तो सॉल्व करोगे तो mL²/12 साइन थीटा इंटू ओमेगा। अच्छा ये वाला काम एक बार कर चुके, आपको याद नहीं आ रहा, कोनिकल पेंडुलम याद आ रहा, उसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सिर्फ बदल रहा था, जिसके कारण टॉर्क आया था। ये और ये सेम नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए। अबे साइन स्क्वायर थीटा बे, ये सिर्फ वो कंपोनेंट है जो एक्सिस के अलोंग है, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है सी के अबाउट, और इसका कंपोनेंट ले लो एक्सिस के अलोंग, उसके बराबर आ जाएगा। दिखा दें, अरे दिखा दें, एलसी का वैल्यू आ गया ना, ये वो भी दिखा देते हैं। ये एंगल कितना है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, एलसी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एलसी साइन थीटा। तो एल पैरेलल जो आएगा वो आएगा एलसी साइन थीटा। तो देखो ये आ गया, नहीं समझ में आया। तो ये एंगुलर मोमेंटम है क्या, नहीं, ये एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ वो कंपोनेंट है जो एक्सिस के पैरेलल है। टोटल एंगुलर मोमेंटम तो ये है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोनिकल पेंडुलम में याद करो। इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ ऐसे आया था, और चूंकि ये ओमेगा से घूम रहा था कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ क्या चेंज हो रहा था, डायरेक्शन। यहां भी चूंकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हमेशा इतना ही आएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन जैसे जैसे रॉड घूमेगा वैसे वैसे ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी घूमेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा,
अरे ये रॉड ऐसे है तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसे है, और ये रॉड ऐसे आ जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे सोचो, अभी रॉड कैसे है, ऐसे है ना, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसे। जब रॉड ऐसे घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी तो घूमेगा उसके साथ साथ, अरे घूमेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो क्या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा। तो क्या टॉर्क होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, अब बोलोगे सर कैसे लिखे इस एंगुलर मोमेंटम को, तो मैथमेटिकल तरीका ज्यादा बेहतर है, याद करो। अच्छा इसका दो कंपोनेंट करो, एक एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस के अलोंग वाला में कोई चेंज नहीं आ रहा, ध्यान से देखो ना, एक्सिस के अलोंग वाला में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो क्या हो रहा है, वो घूम रहा है, घूम रहा है। तो क्या वही वाला मेथड लगा सकते हैं सीधा सीधा, ये देखो ये हो जाएगा LC cos थीटा, और इधर LC sin थीटा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा कि सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। तो ये मान लो अभी है यहां LC cos थीटा, थोड़ी देर के बाद इसमें जो चेंज आएगा वो क्या होगा, टॉर्क dt। अरे होगा, हे भगवान, टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl बराबर टॉर्क dt। अरे हाँ ना बोलना, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये कितना घूमेगा, ओमेगा डेल्टा टी। अरे ये ओमेगा से ये वेक्टर घूम रहा है ना, तो डेल्टा टी टाइम में कितना घूमेगा, ओमेगा डेल्टा टी। और चूंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा। ये बहुत छोटे टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दिस अपॉन रेडियस इक्वल टू दिस। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, LC cos थीटा इंटू ओमेगा, और LC का वैल्यू आपको पता। ये एक तरीका था, दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ये एक तरीका है, पहले ये लिख लो, यहां सीधे सीधे टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। अरे आ गया, पहले ये तरीका लिखो तो सही, फिर दूसरा भी बताएंगे। कॉपी पलट के देखना, जहां पे कोनिकल पेंडुलम पढ़ाएं सेम चीज किए। चलो तरीका नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम का दो कंपोनेंट, एक तो LC साइन थीटा और LC कॉस थीटा। LC कॉस थीटा ऐसे एक प्लेन में घूमेगा, घूमेगा, और LC साइन थीटा बिल्कुल ऐसे रहेगा, अरे रहेगा ना। तो इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को याद करो, अगर इसको ऊपर से देखें टॉप व्यू, टॉप व्यू, और अभी जो है उसी को t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखोगे तो ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा ना। तो अभी t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ होगा, और कुछ देर के बाद ये ओमेगा t से घूम जाएगा, अरे घूमेगा ओमेगा t से। अच्छा लेंथ क्या रहेगा, LC cos थीटा, लेंथ तो LC cos थीटा रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसका दो कंपोनेंट, एक LC cos थीटा cos ओमेगा टी, इसको एक्स एक्सिस बोल लो,
और इसको वाई एक्सिस बोल लो, है ना। और जेड में तो ये, अरे ऊपर से देख रहे हैं मेरे भाई, तो जो एंगुलर मोमेंटम टोटल होगा उसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना। एल सी कॉस थीटा का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एल सी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, एल सी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस एल सी कॉस थीटा साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस एल सी साइन थीटा के कैप। ये है एक्चुअल एंगुलर मोमेंटम सी के अबाउ। और ध्यान से देखो तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा, तो टॉर्क भी होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, सी के अबाउट डीएल सी बाय dt। ये टर्म तो कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है ना, तो एल सी कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बचेगा आपका माइनस एल सी ओमेगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। और ये वाला एल सी कॉस थीटा और ओमेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी जे कैप, और ये वाला टर्म जीरो। होगा। अच्छा, इस पूरे टर्म को एल सी ओमेगा कॉस थीटा को हम मान लेते हैं एल डैश। क्या मान लेते हैं, एल डैश मान सकते हैं। तो ये जो टॉर्क आ रहा है ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, माइनस एल डैश साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस एल डैश कॉस ओमेगा टी जे कैप। अरे दिखेगा, और जितना आया था उसके बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड लो तो अंडर रूट दिस स्क्वायर, यानी आ जाएगा एल डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एल डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो सिर्फ बचेगा एल डैश स्क्वायर। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, एल डैश, और एल डैश का वैल्यू क्या है, एल सी ओमेगा कॉस थीटा। क्या वही आया, अरे वही आया, अभी तुरंत जो निकाले थे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। आई होप ये चीज समझ में आया हो, है ना। तो मोर और लेस एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट खत्म हो गया, और रोटेशन का जो टफेस्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम लोग रोलिंग पर हैं, ठीक है, या कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट करो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, इसमें क्या होगा ध्यान से सुनिए। अभी तक जो हम लोग सिचुएशन की बात करते उसमें हिंज होता था, है ना, हिंज के अबाउट बॉडी घूमता था, अरे एक फिक्स पॉइंट होता था और उसके अबाउट बॉडी घूमता था। बट कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन जो है, इसमें जनरली क्या होगा कि बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा हो। बॉडी एक ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बॉडी एक ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा जो सेंटर ऑफ मास से
पास कर रहा है और वो एक्सिस ट्रांसलेट कर रहा होगा। ट्रांसलेट करने का मतलब वो एक्सिस घूम नहीं रहा होगा। समझ में आया? इसका मतलब जो आप साइकिल चला रहे हो स्ट्रेट रोड पे, वो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन का पार्ट है। उसमें वो क्या हो रहा, सेंटर के अबाउट घूम रहा और वो एक्सिस सीधा चल रहा ना। अब बोलोगे सर वो ऊपर नीचे होता, ठीक है ऊपर नीचे हो रहा, बट एक्सिस का ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है। और जब आप साइकिल चलाते हो, साइकिल टर्न करते हो, तो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा वो एक्सिस भी घूम गया, वो अलाउड नहीं है, वो जेई के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब कुछ लोग भारी भारी चीज के नाम पे पढ़ा देते हैं, वो भी है ना। लेकिन 2016 या 17 में जेई में सवाल आया था जिसमें एक्सिस भी घूम रहा था और बाद में जेई उसको खुद बोनस किया, ठीक है, बोनस मार्किंग। तो भारी भारी चीज पढ़ने से बहुत कुछ नहीं सीखते हैं, है ना। जो जरूरत का है वही पढ़ना। तो अपना क्या है पढ़ना, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। इसका मतलब यही होगा कि एक एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रहा होगा, जो एक्सिस जनरली सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और वो एक्सिस चल रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलें। क्या क्या इक्वेशन यहां इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सुन लीजिए। कुछ याद आया? कुछ याद आया? नेट मोशन, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। याद आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, अगला, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। कैसे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस RC क्रॉस MVC, इस फॉर्म में। याद है? अरे याद आ रहा है, प्रूफ किए हैं ये सब। ठीक है, अगला इक्वेशन जो लगाना आपको आना चाहिए, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू DL सिस्टम बाय DT। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार आएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अच्छा, ये तब भी लगा सकते हैं जब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हो, पता है, उस दिन भी सिखाए थे, आज भी सिखा रहे हैं। ये इक्वेशन तब भी वैलिड है जब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्यों? क्योंकि सूडो का टॉर्क लिखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूडो सेंटर ऑफ मास से ही पास करता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स इज सेंटर ऑफ मास। तो सूडो का टॉर्क अगर लिखेंगे भी तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये इक्वेशन तब भी वैलिड है जब आप एक्सेलरेटेड सेंटर ऑफ मास में काम कर रहे हो। समझ में आया? पक्का? चलो, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो एक चीज है, रिजिड बॉडी है जो जमीन पे लुढ़क रहा है, साइकिल का पहिया हो सकता, अरे है ना, एक रिजिड बॉडी है जो जमीन पे लुढ़क रहा है। इसका सेंटर मान लो v रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, तो इसको vc भी लिख सकते हो, है ना। किसका वेलोसिटी है? सेंटर का वेलोसिटी। और सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा,
है ना। सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूमने का मतलब क्या होता है, ओमेगा ऐसे भी कहाँ भी डिफाइन होता है, या तो रिजिड बॉडी से या एक्सिस पे, है ना। तो एक्सिस के अबाउट कितने से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, कोई दिक्कत। अब आपसे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछ ले तो आप बता सकते हो बड़े प्यार से, बड़े प्यार से बता सकते हो। पता है कैसे, क्योंकि अगर इसके सेंटर पे आप बैठ जाओ, आप इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ या सेंटर के फ्रेम में चले जाओ, तो ये क्या करता हुआ दिखेगा, प्योर रोटेशन। अरे दिखेगा, ये क्या करता हुआ दिखेगा, प्योर रोटेशन। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो एक पार्टिकल यहां है P, यहां से R दूरी पे एक पार्टिकल है P, ठीक है। हमको इस P का वेलोसिटी निकालना है। ये P कितने से चल रहा होगा, ये मत सोचना बीच में खाली है, पूरा पहिया है, डिस्क है ना। तो इस P का वेलोसिटी बताना। तो अब आप घबरा गए, बिल्कुल नहीं घबराना, कितना आसान तो काम है। देखो, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस वेलोसिटी ऑफ C, हाँ कि ना। अच्छा, जैसे ही सेंटर में बैठोगे तो ये तो पूरा घूमता हुआ दिखेगा। अरे घूमता हुआ दिखेगा कितने से, ओमेगा से। तो ये पॉइंट इधर चल रहा होगा कितने से, ओमेगा आर से। तो यही हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, ये वाला वेक्टर। अरे हो गया, प्लस वेलोसिटी ऑफ C, इन दोनों का वेक्टर सम ही क्या हो जाएगा, P की वेलोसिटी। कुछ नहीं समझ में आया, इन दोनों का वेक्टर सम ही क्या हो जाएगा, P का वेलोसिटी। कितना आसान है, क्या यूज किया आप ही बताओ, नेट मोशन। पहले सेंटर के फ्रेम में चले गए तो सेंटर के फ्रेम में क्या दिखा, घूम रहा। अरे घूम रहा है ना। इसी तरह किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आपसे पूछे, देखो मान लो अगेन उसको ओमेगा से घूमता हुआ मान लेते हैं, ठीक है, और सेंटर को V से चलता हुआ मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ ले तो आप बोलोगे कि सेंटर पे बैठ के देखेंगे तो ये ओमेगा आर से इधर जा रहा होगा, अब प्लस सेंटर का वेलोसिटी जोड़ दो तो ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा। अरे है ना। इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ ले तो बोलोगे कि सेंटर के फ्रेम में ये ऐसे घूमता हुआ दिखेगा ओमेगा से, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा आर इधर और सेंटर का वेलोसिटी इधर, तो इन दोनों का जो नेट होगा वही उस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ ले इसके जस्ट नीचे, तो बोलेगे सेंटर पर बैठ के देखेंगे तो ओमेगा आर से इधर और सेंटर का वेलोसिटी V इधर। इस पॉइंट का पूछ ले तो सेंटर के फ्रेम में ओमेगा आर इधर और सेंटर का इधर। किसी भी पॉइंट का पूछे बता सकते हो, अरे बता सकते हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। क्या यूज किए, नेट मोशन, ठीक है। अगला एक ऐसा ही बॉडी है, जमीन पे लुढ़कता हुआ जा रहा है, इसके सेंटर का एक्सेलेरेशन AC है, क्या है AC, और ये अभी ओमेगा से घूम रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, क्या है अल्फा। तो जैसे उस यहाँ पे 1 2 3 4 चारों पॉइंट का क्या बताए, वेलोसिटी बताए ना, उसी तरह अब आपको चारों पॉइंट का एक्सिलरेशन बताना। ये एक तरह से समझो वेलोसिटी डायग्राम हो गया ना, वेलोसिटी डायग्राम। अब आपको क्या बनाना है, एक्सेलेरेशन डायग्राम। इसका ट्राई कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ होगा बट ट्राई करो, सब कुछ बता चुके हैं, ट्राई तो करो। अगेन, acceleration of any point P is acceleration of P with respect to center plus acceleration of
सेंटर, हाँ कि ना? अरे जल्दी बोल। अच्छा, ये वो बॉडी है, इसका सेंटर कितने से चल रहा है? AC से। ठीक, हर पॉइंट का शुरू करें, पहले इस पॉइंट का। जब आप सेंटर के फ्रेम में चले गए हो तो ये बॉडी क्या कर रहा? प्योर रोटेशन, घूम रहा सेंटर के अबाउट ओमेगा से और अल्फा से। इसके पास एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होगा सर्कुलर मोशन में। कौन कौन सा? रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल होगा इधर ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल होगा अल्फा आर। ये किस फ्रेम में है? सेंटर के फ्रेम में। एक और एक्सेलरेशन ऐड होगा, कौन सा? सेंटर का, AC। इस तीनों वेक्टर का जो सम होगा वही इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा। उसी तरह अब आप खुद से लिखो, इस पॉइंट का सेंटर के फ्रेम में प्योर रोटेशन, तो एक इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल अल्फा आर और सेंटर का ऐड कर दो AC। इन तीनों वेक्टर का सम ही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। इस पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा आर AC, इस पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा आर AC होगा। अरे होगा, कहां से ये आया? अगेन यही कॉन्सेप्ट, नेट मोशन। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो घूम भी रहा और चल भी रहा। सेंटर कितने से चल रहा? 4 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है, अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर, व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर सच दैट लोएस्ट पॉइंट मूव्स विथ a velocity 4 meter per second leftward. What should be the angular velocity of the body? What should be the angular velocity of the body so that lowest point moves with the velocity 4 meter per second towards left, है ना? What should be the angular velocity of the body so that lowest point moves with the velocity 4 meter per second towards left? ट्राई करो जल्दी से, 2-4 मिनट, 4 मिनट ट्राई करो। चल, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आनी चाहिए? लेफ्ट आनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा का ना तो डायरेक्शन दिया है ना तो वैल्यू दिया है। हम आपको दिखाते हैं, गलत मान के चलो। उल्टा ओमेगा मानोगे अपने आप माइनस साइन के साथ आएगा। हम यहां पे मान लेते हैं कि ओमेगा ऐसे, किस सेंस में? एंटी क्लॉक में मान लिया। तो P पॉइंट का वेलोसिटी कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस वेलोसिटी ऑफ C। अच्छा, इस डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं। अरे एक को माइनस, एक को प्लस मान सकते हो ना। चल, तो 4 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, -4। अच्छा, इस पे बैठ के देखेंगे तो ये ओमेगा आर से इधर घूम रहा, अरे ओमेगा आर से इधर चल रहा है। इस पे बैठ के देखोगे तो ये पॉइंट ओमेगा आर से चल रहा होगा, किधर? राइट में ना। अरे इस पे बैठेंगे, इस पे बैठ के देख रहे तो ये तो प्योर रोटेशन कर रहा होगा ना, तो ये ओमेगा आर से इधर चल रहा होगा। तो ओमेगा इंटू आर, पॉजिटिव सेंस में इसीलिए, ठीक है।
अगला प्लस वेलोसिटी ऑफ c 4, तो इसको इधर ले आओ, ओमेगा इंटू 2 बराबर -8, तो ओमेगा -4 रेडियन पर सेकेंड आने का क्या मतलब हम ओमेगा उल्टा माने थे, हम ओमेगा उल्टा माने थे, असल में ये ओमेगा ऐसे होगा, है ना। कोई दिक्कत? अरे जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये बता दिए तो बता दो, मान लो इसी में एक पॉइंट Q है, यहां पे एक पॉइंट Q है, Q की वेलोसिटी बता दो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ Q, सेम सवाल में। देखो कोई दिक्कत है क्या? ये 4 से चल रहा है और ये 4 से टर्न कर रहा है, अभी निकाल चुके हैं, सेंस भी पता है, तो वेलोसिटी ऑफ Q इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू c, इस पे बैठ के देखोगे तो इधर जाता दिखेगा कितना, ओमेगा r से, तो 4 दूना 8 प्लस वेलोसिटी ऑफ c, यानी इन दोनों वेक्टर का सम, तो वेलोसिटी ऑफ Q कुछ समझ में आ रहा? अब हम लोग एक रोटेशन, कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन का एक जो हैवी पोर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। दैट इज हैवी, मतलब कॉन्सेप्चुअली हैवी नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम इसी पे बिताएंगे क्योंकि ज़्यादा सवाल यहीं से आता है। दैट इज कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, या इसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग। यहां पे जो कंस्ट्रेंट आता है, यहां जो कंस्ट्रेंट है, जो प्योर रोलिंग गारंटी करता है, उस कंस्ट्रेंट का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है? स्टैटिक फ्रिक्शन। याद आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन? बिल्कुल वही स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मत सोचना यहां अलग वाला आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या नेचर था? कांटेक्ट पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कांटेक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो गई तो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है ना। यानी कांटेक्ट पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्योर रोलिंग कब बोलेंगे? प्योर रोलिंग तब बोलेंगे जिस सरफेस पे मेरा बॉडी रोल कर रहा है ना, उस सरफेस और रोलिंग बॉडी के बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट है उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? आ जाएगा, परेशान नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि एक लकड़ी का तख्ता या एक ट्रक है, एक ट्रक है, बिल्कुल जनरल केस लेके चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रक है, ये ट्रक चल रहा है जमीन पे मस्त, चार मीटर पर सेकेंड। ये ट्रक जमीन पे कितने से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। इस पे एक ड्रम है, क्या है? ड्रम, ठीक है। ट्रक पे एक ड्रम है और एक बच्चा जो ट्रक में बैठ के देख रहा है, वो देख रहा है कि इसको हम आराम से रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा उसको रोल कर रहा है, तो देखा गया कि इस ड्रम का रेडियस मान लो क्या है? r, मास मान लो m, और ये देखा गया कि इसके सेंटर की वेलोसिटी vc। अच्छा, कुछ नहीं बोले हैं तो कहां से लिखा गया होगा? ग्राउंड फ्रेम से। और सेंटर के अबाउट ये कितने से घूम रहा था? ओमेगा से, ठीक है। फिर से सुनना,
ट्रक चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, या ऐसे बोल दो और जनरल कर देते हैं इसको, वीटी से चल रहा है। ट्रक कितने से चल रहा है? वीटी से। कोई दिक्कत? और ट्रक में रखा हुआ ड्रम का सेंटर कितने से मूव कर रहा है? वीसी से। और वो ड्रम कितने से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। हम बोलते हैं कि ये ड्रम ट्रक पे प्योर रोल कर रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि ड्रम जो है ट्रक पे वो प्योर रोल कर रहा है ना। सिंपली अगर हम बोले ना कि ड्रम इज रोलिंग ऑन द ट्रक, रोलिंग का मतलब ही प्योर रोलिंग हो गया, है ना। या ऐसे भी लिखा रहता है ड्रम इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द ट्रक, ड्रम इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन द ट्रक। समझ में? इसका मतलब थोड़ा सा फील करवाते हैं। आप ट्रक पे बैठ जाओ या किसी गाड़ी में और गाड़ी चल रहा, वो बाहर की बात, उसको लुढ़काना, घसीटना नहीं चाहिए। क्या करना है? लुढ़काना। देखो इसको लुढ़काने और घसीटने में अंतर। देखो ये लुढ़क रहा, ये लुढ़क रहा ना, अरे करके देखो कभी, ये लुढ़कना हुआ। और ये देखो ये लुढ़क भी रहा है और घिसट भी रहा है ना। तो कुछ समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो बोल रहा है कि ये प्योर रोल कर रहा, तो उसका कंडीशन बताओ। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्योर रोल का मतलब होगा कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा, यानी इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो। समझ में आया? जैसे ही बोले प्योर रोलिंग, स्लाइडिंग, सॉरी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या सिंपली रोलिंग, तो उसका एकमात्र मतलब क्या होगा कि कांटेक्ट पॉइंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम रखते हैं P, और ट्रक का जो जस्ट पॉइंट इसके कांटेक्ट में उसका नाम रखते हैं Q। कोई दिक्कत? हाँ कि ना? अच्छा, ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में, यहां अलग दिख रहा है ना। अच्छा, P की वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस वेलोसिटी ऑफ C, इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस। अरे कोई दिक्कत? तो इसके रिलेटिव ये पीछे जा रहा होगा कितने से? ओमेगा आर से। अरे सेंटर के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C माइनस ओमेगा आर प्लस वेलोसिटी ऑफ C। अरे हाँ कि ना? अच्छा, Q पॉइंट कितने से जा रहा होगा? अरे Q ट्रक से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अगर ट्रक VT से चल रहा तो Q पॉइंट भी VT से चल रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए? दोनों वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यानी यहां पे प्योर रोलिंग का कंडीशन हो जाएगा VT बराबर माइनस ओमेगा आर प्लस VC। यहां तक में कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बता दो। प्योर रोलिंग का यही मतलब होता है कि अगर फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा वाला लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मतलब कांटेक्ट पॉइंट्स में रबिंग नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगला चीज, अच्छा मान लो ट्रक रुका हुआ होता, या ट्रक रुका हुआ होता, या हम बोलते कि ग्राउंड पे प्योर रोल कर रहा, तो VT क्या हो जाता? 0। यानी उस केस में मान लो ये ग्राउंड पे रोल कर रहा होता, यही ये मान लो V से चल रहा होता और ये ओमेगा से घूम रहा होता और बोलते कि ये प्योर रोल कर रहा, तो क्या रिलेशन आता? इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या लिखते? इधर ओमेगा आर और इधर V। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा? 0। अगर स्टेशनरी सरफेस है, अगर ये स्टेशनरी सरफेस है तो क्या लिखोगे? V माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू
ओमेगा आर। अब बच्चा लोग इसको रट लेता मन भर कि प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है V इक्वल टू ओमेगा आर। बिल्कुल गलत। ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है ऑन ए स्टेशनरी सरफेस, है ना। ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है ऑन ए स्टेशनरी सरफेस, और ज्यादातर सवाल ऐसा ही आता है। लेकिन क्या ये रटना सही है कि V इक्वल टू ओमेगा आर? आप ही बताओ, क्या ये रटना सही है? क्या रटना सही है? कुछ भी नहीं रटना, बस ये सोचना है कि कांटेक्ट पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, या ये सोचना है कि कांटेक्ट पॉइंट के बीच में फ्रिक्शन लगे तो कौन सा लगे? स्टैटिक लगे। कौन सा लगे? स्टैटिक लगे। तो V इक्वल टू ओमेगा आर कोई वो एक सर्वमान्य रिलेशन नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आई होप प्योर रोलिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, है ना। तो एक सवाल लिख लो यहीं पे। एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ, लकड़ी का फट्टा, ठीक है। ये सिलेंडर इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये लकड़ी का फट्टा इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। सिलेंडर का रेडियस मान लो 2 मीटर। सिलेंडर का रेडियस क्या है? 2 मीटर। तो आपको बताना है कि सिलेंडर के पास कितना ओमेगा हो कि यहां पे प्योर रोलिंग हो रहा हो, है ना। व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर सच दैट देयर इज प्योर रोलिंग बिटवीन सिलेंडर एंड प्लैंक। सिलेंडर मान लो, व्हील मान लो, डिस्क मान लो, जो भी मान लो, ट्राई करो। देखो, इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, अरे है ना। मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी तो 2 है, थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना। इस पॉइंट का वेलोसिटी 2 है और इस पॉइंट का वेलोसिटी 4 प्लस समथिंग होगा, तभी तो 2 होगा। और इधर वाला वेक्टर बड़ा होना चाहिए, मतलब ओमेगा होगा तो इधर ही, ये तो श्योर हो गया, है ना। तो मान लो ये किधर इधर कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। तो इधर रफ्तार क्या हो जाएगा? 2 इंटू ओमेगा, और इधर हो जाएगा 4। 2 ओमेगा बड़ा होना चाहिए 4 से, तो क्या लिखोगे? 2 ओमेगा माइनस 4 इक्वल टू 2। 2 ओमेगा माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। कितना है तेरा? बनाया ही नहीं, क्या कर रहा था? अरे मतलब तू उल्टा माना था डायरेक्शन। चलो लिखो जल्दी से। चलो एगो ऐसे टाइम पास कर लो थोड़ा सा, जल्दी हम करवाते नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। अगेन इसका रेडियस मान लो 2 मीटर है, ठीक है। इसका रेडियस 2 मीटर है, सेंटर का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये जिस प्लैंक पे रोल कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसका ओमेगा बता दो प्योर रोलिंग के लिए, जल्दी से। प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा बता दो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब थोड़ा सा फास्ट कर लेना चाहिए अब आपको, है ना। ये पॉइंट 4 से जा रहा है, तो इस पॉइंट देखो ये 2 से जा रहा है, 2 से, तो 4 होने के लिए कुछ और ऐड होना पड़ेगा, है ना। यानी ओमेगा मेरे हिसाब से तो इधर होना चाहिए। सुनो, ये पॉइंट 4 से जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी कितना से जाना पड़ेगा?
कितना से? 4 से। तो ये तो 2 ही ऐड कर पाएगा, तो कुछ और तो ऐसे ही ऐड होना पड़ेगा। ऐसे तभी ऐड होगा जब इसके फ्रेम में ये ऐसे घूम रहा होगा। तो मान लो ओमेगा से घूम रहा, अरे उल्टा भी मानोगे तो सही आ जाएगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 ओमेगा। तो 2 प्लस 2 ओमेगा इक्वल टू 4। तो ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। आई होप समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। कोई दिक्कत? ये अपना प्यारा सा फिक्स इंक्लाइन बहुत दिन के बाद आया है, बहुत दिन के बाद अपना इंक्लाइन आ गया। देखो वापस इस पे एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर सकता है ना। इसका मास m है, रेडियस r है, रेडियस ऑफ जायरेशन k है। रेडियस ऑफ जायरेशन याद है? रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो? रेडियस ऑफ जायरेशन किसके अबाउट दिया हुआ है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो एक्सिस है उसके अबाउट दिया हुआ है। तो आप उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख पाओगे? mk²। याद आ रहा है? और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। कोई दिक्कत? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। तो आपको बताना है फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है और ये जो रोलिंग बॉडी है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है। ये दोनों चीज आपको बताना है। शुरू हो जाइए। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले तो नॉर्मल mg cos थीटा, mg sin थीटा, और कुछ फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसका तो वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल नहीं होता है, याद है ना? उसका वैल्यू 0 से लेके म्यू एन तक होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और ये ऐसे पीछे लग रहा होगा। ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पीछे क्यों माने? आप आगे भी मान के बना लेना, आ जाएगा। पीछे मानने का एक लॉजिक हम आपको जल्दी से बता देते हैं। देखो ये बॉडी नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो सेंटर का एक्सेलेरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ। और अगर प्योर रोलिंग करना है तो इसको इधर घूमना चाहिए कि इधर घूमना चाहिए? आप ही बताओ। इधर। क्यों? ऐसे भी सोच सकते हो, a प्लस अल्फा आर, तभी 0 हो पाएगा। अदरवाइज इस पॉइंट का रिलेटिव एक्सेलेरेशन आने लगेगा, आएगा। मतलब इसको घूमना किधर चाहिए? इधर। सेंटर के अबाउट ध्यान से देखो, इस mg साइन थीटा का टॉर्क कुछ भी नहीं है, इस नॉर्मल का टॉर्क कुछ भी नहीं है, इस mg cos थीटा का टॉर्क कुछ भी नहीं है। तो सेंटर के अबाउट इसको इधर घुमा कौन सकता है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इधर मानोगे तो वो टॉर्क किधर देगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा? नहीं भी आए तो उल्टा मान लो, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर मान लिए। अभी क्वेश्चन लिखना शुरू करें। अच्छा ये मान लेते कितने से स्लाइड कर रहा है? ए से। इसका सेंटर कितने से स्लाइड कर रहा है? नीचे, ए से। और ये सेंटर के अबाउट कितने से घूम रहा है? अल्फा से। कोई दिक्कत? अच्छा प्योर रोलिंग के लिए इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो क्या होना पड़ेगा? 0। अरे अगर ग्राउंड के रिलेटिव इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा तब तो ये स्लाइड करने लगेगा ना, होगा ना? चल इक्वेशन लिखते हैं। नीचे
mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू MAC, सही है ना। अरे न्यूटन का लॉ लगाने में ये थोड़ा डिपेंड करता है कि कौन फोर्स कहाँ लग रहा है। नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अरे वो वाला चल, इस डायरेक्शन में लिखने से कोई फायदा है नहीं, बट लिख लो। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अल्फा के लिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अल्फा। अरे लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एफ आर, अरे ये आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ है ना, और अल्फा भी देखो बाहर ही माने हम सेम सेंस में, तो लिख सकते हो एफ आर इक्वल टू आई। ठीक है, अननोन गिनो FAC अल्फा, FAC अल्फा, और है AC अल्फा F। ठीक है, अच्छा ये काम का नहीं है क्योंकि यहाँ नॉर्मल भी अननोन है फिर, है ना। तो यहाँ 2 इक्वेशन है, कितना अननोन? 3। एक और आएगा कंस्ट्रेंट प्योर रोलिंग का कंस्ट्रेंट, प्योर रोलिंग का कंस्ट्रेंट, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन आगे A और पीछे अल्फा नेट 0, यानी A माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यानी A इक्वल टू अल्फा। 3 अननोन 3 इक्वेशन, 3 अननोन 3 इक्वेशन। पुट करें? अरे पुट करें, हम AC में इंटरेस्टेड है ना पहले, तो ये AC रहने दो। यहां अल्फा को क्या पुट कर सकते हो? क्या? A बाय R, और इस R को भी इधर ले आओ, तो F बराबर MK स्क्वायर AC बाय R स्क्वायर। अरे लिख सकते हो, इसको उठा के इसमें पुट कर दो और AC वाले टर्म को उधर लेके चले जाओ। mg साइन थीटा बराबर AC, और m को बाहर रहने दो, ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा? 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर, K स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर G साइन थीटा बाय, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे रहने दो ना, 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसी सवाल को एक और मेथड से कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, करके आना इससे। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू DL सिस्टम बाय DT से करके आना। अच्छा एक चीज खास बात देखे हो, हम एक सवाल में बहुत सारा सवाल कर दिए, आपको नहीं पता चला। हम ये बताए कि ये कौन सा बॉडी है, रिंग है, डिस्क है, लेकिन सारा का सारा हो गया। पता कैसे? K का वैल्यू बदलते जाओ, सब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? MK स्क्वायर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का यही हो जाता है MR स्क्वायर, डिस्क का यही हो जाता है MR स्क्वायर बाय 2, सिलेंडर का यही हो जाता है MR स्क्वायर बाय 2, हॉलो सिलेंडर का हो जाता है MR स्क्वायर। अरे सबसे K निकालते जाओगे, रेडियस तो सेम है ना सबका, सेम रेडियस का मान के चल रहा है। हॉलो स्फेयर है तो 2/3 MR स्क्वायर, सॉलिड स्फेयर है तो 2/5 MR स्क्वायर। अब इसमें से सवाल क्या क्या पूछ लेता कभी कभी पता है?
एक ही जगह से एक ही साथ लुढ़का दिए, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, सबको, पहले कौन पहुंचेगा? पहले वो पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा आप ही बताओ? सोच के बताना। के का वैल्यू कम हो। सॉल्व करो। सब सवाल बन गया एक साथ? अरे सब बन गया। ये कंपेयर करते जाना वहां से। नहीं समझ में आ रहा? कुछ आ रहा है? तो रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सबके लिए अलग अलग सॉल्व करने से कितना टाइम पास हो सकता था, और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता सर सिखा रहे हैं, है ना। बोलते देखो पहले रिंग को लुढ़काए तो एक्सेलरेशन बताओ, है कि नहीं। फिर डिस्क को लुढ़काते तो एक्सेलरेशन पूछते, फिर हॉलो स्फीयर को लुढ़काते तो एक्सेलरेशन पूछते, फिर सॉलिड स्फीयर को लुढ़काते तो एक्सेलरेशन पूछते। आप सोचते वाह फिजिक्स हो रहा, लगता कि नहीं लगता? बट देखो खत्म, सब चीज आ गया इसमें। डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, है कि नहीं, सब। देखो ये सवाल कल करवा दिए हम, ठीक है, लेकिन बोले थे कि इसको करके आना है dl/dt से। कुछ याद आ रहा है? टॉर्क इक्वल टू dl/dt से करके आने बोले थे। कुछ नहीं याद है? नहीं है ना? चल तो ट्राई करते हैं टॉर्क इक्वल टू dl/dt से। FBD तो बनाना ही है, नॉर्मल mg cos थीटा, mg sin थीटा, फ्रिक्शन, ठीक है। मान लो ये V से इसका सेंटर आ रहा नीचे, कितने से? V से, और सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? चल एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, सरफेस पे इनर्शियल पॉइंट है, इनर्शियल पॉइंट है। इसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस R क्रॉस MV C। सब भूल गए, ठीक है। सेंस का ध्यान रखिएगा, बाहर वाले को हम प्लस मान रहे हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट सेंटर के मास, सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम लिखोगे I ओमेगा, I लिखोगे mk² ओमेगा, बाहर को प्लस ले रहे हैं, कोई दिक्कत? और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? mvr। तो ध्यान से देखो, इसके अबाउट लिख रहे हो और v इधर है, तो r क्रॉस v भी किधर होगा? बाहर। अच्छा काम में कौन आता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता। अरे r साइन थीटा लोगे ना, r भी साइन थीटा, तो ये वाला दूरी काम में आ गई। ये पहली बार नहीं कर रहे, बहुत बार कर चुके। तो ये आ जाएगा आपका mvcr। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत? डिफ्रेंशिएट करो, dl/dt, mk² कांस्टेंट है। अरे I ओमेगा होता ना, I ओमेगा होता ना, ठीक है। ओमेगा का क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस mr AC। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? अच्छा इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो जितना mg cos थीटा का टॉर्क होगा उतना ही नॉर्मल का टॉर्क होगा, क्योंकि नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस्ड है। अरे है ना, तो दोनों का टॉर्क सेम होगा, और बचेगा किसका टॉर्क?
एम जी साइन थीटा का टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा आर क्रॉस एम जी साइन थीटा, तो ये बचेगा एम जी आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम में आता है, अरे आता है, तो टॉर्क क्या होगा, वो क्या अबाउट एम जी आर साइन थीटा, अरे होगा नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू डीएल बाय dt। अच्छा अल्फा को कंस्टेंट यूज करो, कंस्टेंट क्या होगा, तो प्योर रोलिंग कर रहा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v और ओमेगा आर, तो v माइनस ओमेगा आर 0, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो a इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा इक्वल टू ए सी बाय आर, इसमें पुट करो, करोगे तो क्या बचेगा, एम के स्क्वायर ए सी बाय आर प्लस एम आर ए सी बाय आर सॉरी बराबर एम जी आर साइन थीटा, एम से एम कट गया, अरे एम से एम कट गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये बचेगा के स्क्वायर बाय आर, अरे हाँ ना बोलते जाओ, तो ये क्या आ जाएगा ए सी जी आर साइन थीटा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा बटे के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोलोगे सर ये तो अलग आ गया, अलग नहीं आया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो वही आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोलो पूछना, कौन सा समझ में नहीं है, वो पॉइंट है उसके अबाउट लिख रहा है, क्योंकि टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हो तो उसके अबाउट पहले एंगुलर मोमेंटम लिखे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस आर सी क्रॉस एम वी सी, तो ये रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लिख सकते हो, आई सी ओमेगा, अरे लिख सकते हो, तो आई सी ओमेगा ही तो लिखे प्लस एम वी आर, अरे ये करते हो ना, तो इसमें आ जाता है ना एम वी आर परपेंडिकुलर, हे भगवान पीछे पलटोगे पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, अब बोलोगे सर इसमें तो बताए नहीं थे, याद करो टॉर्क में आर क्रॉस एफ किए थे तो एफ आर परपेंडिकुलर करके आया था, अरे कुछ आया था पता नहीं, तो थोड़ा सा याद करो, पीछे देखोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। इसमें देखो इक्वेशन कम आया पिछले बार से, है ना, एगो फ्रिक्शन वाला इक्वेशन कम लिखना पड़ा ना, है कि नहीं, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है एंगुलर मोमेंटम वाला, हाँ लेकिन वो मेथड भी आना चाहिए, अब पता है कि बेसिक आता ही नहीं है, सीधा एंगुलर मोमेंटम वाला लगाने लगे, है ना। देखो क्या रहा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर रस्सी लपेटा हुआ, अच्छा रस्सी लपेटने से बहुत मोटाई में फर्क नहीं आया, रस्सी लपेटा है और रस्सी ऐसे घूम के ये लाइट पुली के ऊपर से आ रहा है, इसमें मांस लटका हुआ, ये मांस नीचे आएगा तो ये ऐसे घूमेगा, ये रस्सी में पहिया बांध दो और उसको ऐसे खींचो ऊपर से डालना, ये देखो घर में सिलाई विलाई करते किसी की मम्मी तो बॉबिन होता, बॉबिन जिसके ऊपर ऐसे धागा लपेटा होता, उसको ऐसे रख के ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, वो घूमता हुआ आएगा, कुछ वैसा ही सिचुएशन है, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी है जिसका रेडियस आर है, मास एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी रेडियस ऑफ जायरेशन के है सेंटर के अबाउट, ठीक है, और इसके ऊपर से एक रस्सी ऐसे घूम के गया, रस्सी और लपेटा हुआ, ठीक है, वो ऐसे गया, यहाँ है मास, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो आपको इसका एक्सेलरेशन बताना और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना सेंटर के अबाउट, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
and angular acceleration of rigid body about its center. अच्छा, रिजिड बॉडी ऐसे नहीं कि अपने जगह पे घूम रहा होगा, वो बढ़ भी रहा होगा, है ना। और ये लिखा हुआ है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो शुरू हो जाइए। मान लेते हैं ये ए एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा है या A1 से जा रहा है, ठीक है। तो ये भी A1 से जाएगा, ये जरूरी नहीं है। पहली बात क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि रस्सी के बीच का लेंथ फिक्स है, यहां तो वो रोल हो रहा, और अगर ये रोल हो रहा तो रस्सी खुल भी रहा होगा। अलग अलग लॉजिक देते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं होगा। बच्चे गलत बना लेते हैं, इसको भी ये मान लेते हैं, उसको भी ये मान लेते हैं, गलत सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, गलत आंसर आएगा। क्यों नहीं ये होगा वो भी बताते हैं। अच्छा, इसका A1 और इसका भी A1 माने तो क्या लफड़ा होगा, ध्यान से सुनना। इसका अगर A1 माने हो तो ये पूरा रस्सी कितने से आ रहा होगा, A1 से, ये तो समझ में आता है। अच्छा, अगर रस्सी A1 से आ रहा होगा तो रस्सी का ये पॉइंट कितने से चल रहा होगा, A1 से। अच्छा, आप इसका एक्सेलरेशन माने हो A1, गलत है लेकिन फिर भी माने हो A1, चलो। तो अगर ये A1 से ऐसे जा रहा और रोल कर रहा तो अल्फा ऐसे होगा, इस सेंस में होगा, अरे क्योंकि स्टेशनरी सरफेस है ना, तो ये होगा अल्फा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A1 प्लस अल्फा आर। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, प्योर रोलिंग हो रहा तो रस्सी और वहां घसीट तो रहा नहीं होगा, जो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वही टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। अरे ऐसे रस्सी खुल रहा होगा ना, मतलब आप क्या लिख देते हो, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस अल्फा, क्या हो गया, 0। मतलब अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान रहे हो ना तो ये घूमता हुआ जा ही नहीं रहा है, ये घसीटता हुआ जा रहा। नहीं समझ में आया? अरे प्रूफ कर देना अल्फा 0 हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए, अल्फा 0 होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला प्योर रोलिंग कर रहा। अरे बोला है ना, तो ये A1 नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये क्या मानो, A2। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 प्लस अल्फा आर, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 और अल्फा आर पीछे। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना। चल, फोर्स लिखो, टेंशन T mg, इस पे टेंशन T, सेम रस्सी है, यहाँ पे फ्रिक्शन मान लेते हैं पीछे। अगर गलत होगा तो साइन के साथ आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, म्यू एम जी, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी नहीं, म्यू एन नहीं, क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रोलिंग हो रहा है, रोलिंग। रोलिंग का मतलब ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, रबिंग नहीं हो रहा है। समझ में आया? चलो, तो इस पे लिखो इक्वेशन। आगे टेंशन T, पीछे F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए mg माइनस T इक्वल टू ma1। इक्वेशन गिनते जाना, 1 2, ठीक है। सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क क्या होगा, टेंशन का टॉर्क अंदर की तरफ और फ्रिक्शन का टॉर्क आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। अरे ये आर ये एफ दोनों अंदर की तरफ ही है ना। तो अंदर कोई प्लस मान लेते हैं, तो टी आर प्लस एफ आर बराबर, बोलो, एम के स्क्वायर अल्फा। गुड, 3
इक्वेशन, आगे का बोलो। प्योर रोलिंग का कंडीशन, अरे प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या लिखोगे? चार, अननोन 5, इक्वेशन 4, आप क्या करोगे? कहां से बनाओगे? बोलता है एक और इक्वेशन बनाएंगे। ऊपर के लिए यहां पे भी स्लिपिंग नहीं हो रहा ना, तो ऊपर के लिए लिखो A1 बराबर A2 प्लस अल्फा, 5 अननोन 5 इक्वेशन, 5 अननोन 5 इक्वेशन, सॉल्व करो जल्दी से। देखो हमको तो पता है तुम लोग से तो होने जाना है, नहीं करवाया हम, हो गया कितना है बताओ? A1 कितना है? A1 में A1 आ गया, वाह। हाँ तो A1 में A1 आ गया, x निकालने बोला और x के वैल्यू में भी x था, चमत्कार तो तब हुआ है कि नहीं है? चलो 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 चलो, यहां से देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं? A2 बराबर अल्फा, या अल्फा बराबर A2 बाय R। अच्छा यहां पे A2 प्लस अल्फा, अल्फा आर को भी क्या लिख सकते हैं? A2, तो A1 बराबर 2A2, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत? अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इसको R से डिवाइड कर दीजिए और अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा A2 बाय R। अरे थ्रू आउट R से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? T प्लस एफ बराबर MK² बाय R, और यहां अल्फा के जगह पर रखेंगे A2 बाय R, तो क्या हो जाएगा? MK² बाय A2। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? अरे यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा करो, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों में A2 है ना, इस दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? A2 इंटू M, और एक तरफ हो जाएगा MK² बाय R²। यहां तक में कोई दिक्कत? इसको ट्वाइस करके इसमें जोड़ दो। जैसे इसको ट्वाइस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2mg माइनस 2t बराबर 2ma1, A1 के जगह पे रख दो 2a2, A1 के जगह पे रख दो 2a2, तो ये हो जाएगा 4a2, 4ma2, 4, या इसको A2 को बाहर आने दो, 4m, जोड़ दो, कट जाएगा, और A2 उधर कॉमन ले लेना, उससे डिवाइड कर देना। A2 बराबर 2mg डिवाइडेड बाय MK² बाय R² प्लस M प्लस 4m। A2 निकल गया तो A1 निकल जाएगा, A1 निकल गया तो किसी में पुट कर दो, फ्रिक्शन निकल जाएगा। आई होप समझ में आया। गणित भी हम ही से पढ़ लो, है कि नहीं? यूरोडोव का आप फिगर नंबर 1.60 निकालो, फिगर नंबर 1.60। ला हम बता देते हैं, आप लोग को तो मिलता भी नहीं है ना, लोग टैलेंटेड आदमी हो।
पेज नंबर 51 पे मिलेगा ये वाला फिगर 1.60 पेज नंबर, अरे सर्च मारो ना 1.254 1.254 सर्च मारो। हाँ ठीक है, वो जो सिलेंडर वाला है ना, सवाल नहीं देखना, सवाल हम बोलते हैं। सिलेंडर का मास m है, सिलेंडर का मास m है और लाइट थ्रेड है और सिलेंडर का रेडियस r है। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस r है, तो आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। कोई दिक्कत? सिलेंडर का एक्सेलरेशन बताना है, दिया हुआ है कि सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। ठीक है, ट्राई करो। चलो, आजकल जेई भी ये काम करता है, वो 3 डायमेंशनल आपको बना के दे देता है डायग्राम, तो आप थोड़ा सा डर जाते हो। क्या इसी डायग्राम को साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा? ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है और ये एक रस्सी है, एक रस्सी और होगा इसी के पैरेलल पीछे। अरे सामने से देख रहे हैं सिलेंडर, वो आपको ऐसे दिखा रहा है, सिलेंडर और ऐसे रस्सी लपेटा हो, हम उसको ऐसे देख रहे हैं। तो सिलेंडर एक रस्सी ऐसे, एक रस्सी ऐसे। अच्छा, सिमेट्री से इसमें टेंशन T, तो इसमें भी टेंशन T, तो दोनों का कंबाइंड टेंशन मान लेते हैं T डैश। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, ये फिक्स है ऊपर, ठीक है। मान लो सिलेंडर का सेंटर कितने से नीचे जा रहा, AC से, और सिलेंडर ऐसा रस्सी में लपेटा हुआ, तो आपको पता चला ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा होगा। अरे क्या करो, बेलन में रस्सी बांध लो, बेलन में, और ऐसे करके छोड़ो, तो बेलन कैसे रस्सी पे घूमता हुआ जाएगा? बेलन में रस्सी लपेट देना दोनों उसके एंड पे एक ही सेंस में, और ऐसे ऊपर पकड़ के दोनों रस्सी छोड़ देना बेलन, तो बेलन कैसे घूमते हुए नीचे जाएगा? समझ में आ रहा? बिल्कुल वही है AC, और ये मान लो अल्फा से घूम रहा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल इक्वेशन लिखते हैं। ऊपर टेंशन T डैश, नीचे mg, नीचे कोई प्लस मान लो, mg माइनस T डैश बराबर MAC। अरे कर सकते हो, हाँ ना बोलो। एक इक्वेशन। दूसरा बताओ, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखो, तो mg तो सेंटर से ही पास करता है, तो उसका टॉर्क तो होगा नहीं। किसका टॉर्क होगा? टेंशन T इंटू आर क्लॉकवाइज बराबर I अल्फा mr² बाय 2 अल्फा। 2 इक्वेशन, 3 अननोन, तीसरा कहाँ से आएगा? तीसरा कहाँ से आएगा? तो देखो ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा नीचे, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलेरेशन होगा अल्फा आर और नीचे AC, और इससे जस्ट टच करता हुआ जो रस्सी है, चूंकि स्लिप नहीं कर रहा, तो जो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन वही इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, क्योंकि रस्सी से वो खुलता हुआ जा रहा नीचे, स्लिप नहीं कर रहा। इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन उतना ही जितना इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन। कितना? 0, फिक्स है। तो इक्वेशन लिखोगे AC, तो AC बराबर अल्फा, AC बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर AC बाय आर, अल्फा बराबर AC बाय आर। इसमें पुट करो, ये T डैश है, तो इसमें पुट करोगे तो TR बराबर mr² बाय 2 AC बाय आर, R T बराबर MAC बाय 2। इसको उठा के इसमें पुट करो, mg माइनस MAC बाय 2 बराबर MAC। इसको इधर ले लो, mg बराबर 3/2 MAC, AC बराबर 2/3 G, AC बराबर 2/3 G। कोई दिक्कत? इसी को जल्दी से एंगुलर मोमेंटम वाले मेथड से करो।
इसी को जल्दी से एंगुलर मोमेंटम वाले मेथड से करो। मान लो v से नीचे आ रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, मान सकते हैं? अरे v से नीचे आ रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट सारा काम करेंगे यहाँ। इसको आप सिस्टम ले लो। जैसे इसको सिस्टम लेते हो तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? mg। और ऐसे भी टेंशन उसी पॉइंट से पास कर रहा है, देखो ना, अरे टेंशन उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो टेंशन का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इसके अबाउट mg का टॉर्क लिखोगे, सेंस का ध्यान रखिएगा, mg का टॉर्क लिखोगे ओ पॉइंट के अबाउट, तो ये हो जाएगा r क्रॉस mg अंदर की तरफ, तो माइनस mg r। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाओ। टॉर्क लिखें किसका? किसका? mg का टॉर्क लिखें। कोई दिक्कत? चल इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो ओ के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, अंदर की तरफ को माइनस माने हैं, है ना, तो माइनस आई ओमेगा। अरे सेंस देखो ना, सेंस समझ में आ रहा है? अंदर की तरफ है, अरे सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है तो रिजिड बॉडी का सेंटर के अबाउट आई ओमेगा होता है। अगला अगला ये सेंटर वी से नीचे जा रहा है, सेंटर वी से नीचे जा रहा तो एम वी आर, और उसका भी सेंस देखो, आर लो यहां से, और v का डायरेक्शन नीचे तो r क्रॉस v अंदर, तो माइनस m। अच्छा m दोनों सेम ही है, ये मत सोचना बड़ा छोटा है, एम वी आर। कोई दिक्कत? डिफ्रेंशिएट करोगे, dl नॉट बाय dt बराबर माइनस एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस एम वी, वी का डिफ्रेंशिएशन ए एम ए सी आर। कोई दिक्कत? नॉन स्लिपिंग का कंडीशन लगाओगे, नॉन स्लिपिंग का, तो अल्फा बराबर ए सी बाय आर। अरे क्यों? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी चेक करो, ऊपर ओमेगा आर, नीचे v, तो क्या लिखोगे? v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो a बराबर अल्फा आर। कुछ नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं समझ में आया? पुट करोगे सेम आंसर आ जाएगा। होमवर्क लिख लो, यूरोडोव का 1.259, यूरोडोव का 1.259, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है? इसमें सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है, सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है, और ब्लॉक किस एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है वो निकालना है, ठीक है। फिगर कौन सा है पता? बेलन वाला, जो एक बेलन जैसा दिख रहा है ना, ये वाला। सब अलग अलग यूरोडोव खरीद लियो नालायक। फिगर नंबर 1.65, बेलन जैसा जो शेप है, हाँ ठीक है। एक का रेडियस 2r है और एक का रेडियस r है। इसको दोनों मेथड से करके आना, दोनों मेथड, मतलब समझते हो ना, दोनों मेथड, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो गधा वाला मेथड जो लगाते एकदम आराम से धीरे धीरे धीरे, मजदूर वाला, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम वाला, ठीक है।